हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग, मैं हूं महेश सालुंके। हम लोग आपका साइंस 2 का पार्ट देखने वाले हैं। ओके, तो जो भी प्योर बायोलॉजी है दोस्तों, ओके, तो वो आपको इस पार्ट में दिया हुआ है। तो आपके 10th के साइंस 2 में आपको जो टॉपिक है, टोटल 10 टॉपिक है। 10 में से 8 टॉपिक जो है दोस्तों आपके, वो आपके बायोलॉजी के हैं। उसमें से एक फिर आएगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी बोल के एक टॉपिक है दोस्तों, जिसमें फिजिक्स के कंसेप्ट ज्यादा है। ओके, तो साइंस 2 में एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या सीखना है वो हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, सो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले दोस्तों हम लोग, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक चीज अच्छे से याद रखो दोस्तों, आपको 10th का सिलेबस जो भी है वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, सिर्फ एग्जाम के लिए इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आप नीट के एस्पायरेंट हो, अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है आगे जाके 11th 12th में, तो 10th का आपका जो भी सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस 11th 12th का बेसिक है। ओके, तो पहले ये समझ लो कि ये जो भी टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो दोस्तों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हेरिडिटी, ओके, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। वी रिसेंबल्स टू आवर पेरेंट्स, हम लोग हमारे पेरेंट के जैसे दिखते हैं। ओके, बट नॉट वी आर एग्जैक्टली सिमिलर, हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर भी तो नहीं होते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है दोस्तों, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है, उनके बारे में हम लोगों को ये टॉपिक में डिस्कस करना है, किसने कौन से डिस्कवरी की है। उसके बाद यहां पे एक बहुत, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ चलती कैसे है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे काम करते हैं। ओके, तो उसमें एक सेंट्रल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है, कैसे हमारे शरीर में डीएनए होता है सेल्स में, कैसे डीएनए का आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन हमारे सेल्स में और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में कंप्लीटली काम करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने, आपको बहुत बेसिक दिया हुआ है, लेकिन 11th 12th में जाके आपको बहुत ही इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर आप लोग 10th में समझ जाओगे तो 11th 12th में आपको वो सिंपल रहेगा, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इवोल्यूशन। ये टॉपिक में दूसरा पार्ट कौन सा है, इवोल्यूशन का पार्ट है। ओके, तो हम लोग इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे अर्थ बना, ओके, कैसे वो ठंडा हुआ, फिर कैसे ओशंस बने, फिर कैसा फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना, ओके, और फिर उस फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से कैसे फिर पूरी लाइफ यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ओरिजिनेट हुए। ओके, फिर उसमें आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैसे मोनेरा यानी बैक्टीरिया डेवलप हुए, कैसे प्रोटिस्टा, ओके, यानी यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर डेवलप हुए, कैसे फंगाई डेवलप हुए, कैसे प्लांट्स, और फिर एनिमल्स, और एनिमल्स में कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। तो दोस्तों आपको आपके 12th में भी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है, जिसके सारे बेसिक्स आपको यहां पे दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको रिलेवेंस बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे अगर आप लोग 10th में अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अगर 10th में सारे बेसिक्स अगर आप लोग अच्छे से क्लियर करोगे, तो यही आपको 11th 12th में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टॉपिक आपको यहां पे देखना है दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1। तो आपको दो टॉपिक है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे हाउ प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड्स है, विटामिन्स है, लिपिड्स है। ओके, इनके बारे में तो हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल। हम लोग देखने वाले हैं हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देखना है हम लोगों को? हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों को बहुत बार ऐसे लगता होगा कि जैसे हम लोगों ने अभी खाना खाया तो अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, हाउ वी गेट एनर्जी। तो दोस्तों सबसे पहले ये फूड हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे उसका कन्वर्जन मोनोमर्स में किया जाता है ना। जैसे पॉलीसैकेराइड्स है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है तो उनका कन्वर्जन मोनोसैकेराइड, उसका मोनोमर सिंगल यूनिट जो होते हैं जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसका कन्वर्जन होता है। प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड्स में होगा, लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड्स में होगा, फैटी एसिड्स में भी और डिग्रेडेशन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन मोनोसैकेराइड्स में होगा। डीएनए आरएनए है तो उसका कन्वर्जन न्यूक्लियोटाइड्स में होगा और फिर ये यहां से एब्जॉर्ब होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का एक बार मोनोसैकेराइड बन गया, मेनली ग्लूकोज होता है जो भी हम लोग फूड लेते हैं। फिर ये ग्लूकोज आता है हमारे ब्लड में। कहां पे आता है दोस्तों? हमारे ब्लड में। एंड ब्लड सर्कुलेट दैट ग्लूकोज विद ऑक्सीजन। ओके, और फिर जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो उनके जरूरत के हिसाब से वो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करते हैं। चलो अब ग्लूकोज आ गया सेल में। अब सेल में इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है। ये प्रोसेस हम लोगों को इन डिटेल यहां पे डिस्कस करनी है। आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन हम लोग ये प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। उसके दो रीजन है, एक तो आपके बुक में शॉर्ट में दिया और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे उसमें तो थोड़ा इन डिटेल पूछा हुआ है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें ओके यहां पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में आपको 11th 12th में भी इन डिटेल है। ओके, पूरा एक टॉपिक है दोस्तों इस पे, सिर्फ रेस्पिरेशन पे। तो वो हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ पाथवे आने वाले हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पायरुवेट में, उसके बाद होता है लिंक रिएक्शन, पायरुवेट का बनता है एसिटिल कोएंजाइम। ये आपको अभी थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इन डिटेल हम लोग देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसका वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, ये भी आपको इसी टॉपिक में पता चलने वाला है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैसे हम लोगों को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है, यह हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है। तो ये एक पार्ट हो गया इस टॉपिक का, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग? रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, दैट इज सेल डिवीजन। क्या आने वाला है दोस्तों? सेल डिवीजन आने वाला है इसी टॉपिक में। अब सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 11th में सेल डिवीजन एक पूरा टॉपिक है जिसका नीट के लिए वेटेज बहुत अच्छा है। सेल के 3 टॉपिक है दोस्तों आपको 11th में। ओके, सेल, फिर सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें सेल डिवीजन को बहुत अच्छा वेटेज है। कभी कभी एक मतलब नीट के पेपर में 4-4 MCQs, आपने 10th के भी लेक्चर्स अच्छे से सुन लिए तो आपको भी नीट के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा सेल डिवीजन आपको दिया हुआ है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डायग्राम्स यहां पे आएंगे।
अलग अलग कलर पेंसिल से हम लोग वो डायग्राम्स निकालने वाले हैं। तो ये टॉपिक में दोस्तों आपको आने वाला है रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन और सेल डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, सेकेंड पार्ट। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कवर करता है रिप्रोडक्शन को। ओके, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। असेक्सुअल जहां पे दो गैमेट्स एक साथ नहीं आते, वन पेरेंट वन गैमेट एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ओके, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स जरूरी होते हैं। ओके, उसके बाद दो गैमेट्स जरूरी होते हैं एंड दैट गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी। वो गैमेट फ्यूज होने के बाद न्यू प्रोजेनी बनती है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इवोल्यूशन के लिए, सेक्सुअल क्यों इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए? ओके, ये सारी चीजें यहां पे आपको इस टॉपिक में आने वाली है। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। असेक्सुअल फिर दोनों में होता है, यूनिसेल्युलर में भी होता है, मल्टीसेल्युलर में भी होता है। तो उसके टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं। फिर आएंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों रिप्रोडक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है, इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। स्पेसिफिकली एनिमल्स में हम लोग ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इसके बारे में ये टॉपिक में आने वाला है। ये टॉपिक स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के बारे में है। असेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल में प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में स्पेसिफिकली ह्यूमंस। तो दोस्तों इसी पार्ट पे आपके 12th में 4 यूनिट है दोस्तों। ओके, कितने यूनिट है? 4 यूनिट, यानी 4 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों आपके 12th में जो सिर्फ रिप्रोडक्शन को कवर करते हैं, जिसमें असेक्सुअल सेक्सुअल के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है। फिर एक टॉपिक सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे दिया हुआ है। एक टॉपिक सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के लिए दिया हुआ है। और एक टॉपिक जो है वो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे, ये 4 चैप्टर के लिए, 12 के 4 चैप्टर के लिए ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बेसिक टॉपिक है। ओके, तो थर्ड टॉपिक में आप लोग वो देखने वाले हो। फोर्थ, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में दिया हुआ है। एनवायरनमेंट के बारे में आपको हर बार दिया हुआ होता है, यानी 11th-12th में भी आपको 4 टॉपिक सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में है। ओके, आप बोलोगे सर हमको डॉक्टर बनना है, एनवायरनमेंट से क्या लेना देना है हम लोगों को? तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। एनवायरनमेंट रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। तो हर एक बंदे को इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, तभी तो हम लोग इसको कंजर्व करेंगे, तभी तो हम लोग इसको प्रिजर्व करेंगे। ओके, और तभी जाके हम लोग इस अर्थ पे बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। इसमें हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में, यानी पोल्यूशंस, पोल्यूटेंट्स, उसके इफेक्ट्स हम पे, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, और फिर अगर हम लोगों को अब इसको रोकना है तो कैसे रोकना होगा, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। ओके दोस्तों, तो ये टॉपिक भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ छोटी छोटी स्टोरीज आने वाली है, जो स्टोरीज हम लोगों को बताती हैं कि सिर्फ एजुकेशन से हम लोग बड़े नहीं हो सकते, हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए।
ओके, तो आपको इस टॉपिक में कुछ एग्जांपल्स और उनके कुछ स्टोरीज दिए हुए हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है कि एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने वाले का ओके मतलब कितना उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में। ओके, तो वो हम लोग यहां पे देखेंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ओके, तो ये टॉपिक में आपके जो एनर्जी सोर्सेस है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कैसे हम लोग जो भी हमारे नेचुरल एनर्जी हम लोगों को जो मिल रही है उससे हम लोग कैसे हमें जो चाहिए उस फॉर्म में एनर्जी ले सकते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि पेट्रोल यानी ऑयल वगैरह जो भी है ये आज ना कल खत्म होने वाला है। हम लोग जो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ओके, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो हम लोग कैसे ये सारी चीजों को रोक के ग्रीन एनर्जी बना सकते हैं जिसका पोल्यूशन कम से कम होगा और हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में दी हुई है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक है दोस्तों आपको एनिमल क्लासिफिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका हम लोगों ने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया को हम लोगों ने और क्लासिफाई किया हुआ है क्योंकि एनिमल्स में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना है। कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, यानी जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, दिस इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। फिर हम लोगों को मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखना है ओके, जिसमें अलग अलग फाइलम्स है ओके, तो उनके बारे में हम लोगों को देखना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम लोगों को देखना है और उनके एग्जांपल्स भी हम लोगों को देखने। तो दोस्तों ये टॉपिक के बारे में आपको सिर्फ 2 पेजेस दिए जाएंगे क्लास से, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है ओके। सिर्फ वो टेबल को हम लोगों को लर्न करना है और वो कैसे लर्न करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 40 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक हो सकता है, सिर्फ 40 मिनट में ओके। और ये टॉपिक ऐसे के ऐसे एनिमल किंगडम बोल के आपके 11th में भी है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चों से ये लर्न ही नहीं होता है ओके, क्योंकि इतने अलग अलग फाइलम है और फिर उनके एग्जाम्पल, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोगों ने ये सारी चीजों को सिर्फ एक टेबल में डाल दिया है। और कंपैरेटिव हम लोग लर्न करेंगे, बहुत इजी जाएगा आपको ओके। तो ये आएगा आपको 6 टॉपिक में, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन में। 7th टॉपिक जो है दोस्तों आपका, ये आपके लिए बहुत नया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, लॉजी मीन्स टू स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोब्स के बारे में हम लोग, यानी लॉजी मीन्स टू स्टडी माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स की स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं तो हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हार्मफुल, उनको खत्म करो। और सारे एडवर्टाइज में बताया जाता है कि ये 99.9 माइक्रोब्स को खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उनके सिवा नहीं जी सकते ओके। तो एवरीवेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड प्रिपरेशन में है ओके। जैसे जो भी इंडियन डेलिकेसीज जो भी है डिलीशियस हम लोग फूड लेते हैं, जैसे जिलेबी है, नान है, केक है, ब्रेड है, ये सारी चीजें हम लोगों को पसंद है ओके। लेकिन ये सारे जो फूड आइटम्स जो है ये हम लोगों को किसकी मदद से मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मिलते हैं। सो देयर इज माइक्रोब्स आर इंपॉर्टेंट। कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली एज अ फूड कंज्यूम करते हैं,
आप लोगों ने कभी सोचा है क्या, ये जो स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, ओके, या फिर ये ट्रेकर्स जो होते हैं, ये लोग स्पेस में इतने दिन रहते हैं, तो ये लोग क्या खाते होंगे? क्या घर से टिफिन लेके जाते हैं क्या वो लोग, या फिर अपना एक गैस और अपना कुछ सामान लेके जाते हैं स्पेस में? नहीं। तो ये लोग कम से कम वेट इनको लेके जाना है और पूरे दिन का न्यूट्रिशन उनको अच्छे से मिलना चाहिए, तो ये लोग क्या खाते हैं? ओके, तो ये भी आपको इस टॉपिक में पता चलेगा। ओके, तो माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, माइक्रोब्स एज अ फूड, ये हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज, आप लोग बहुत बार जब भी बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप लोग एंटीबायोटिक, बहुत फेमस वर्ड है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं ना साइंस का, वो भी एंटीबायोटिक का नाम दिन में एक बार तो लेता ही है आज के दिन में। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों, कैसे बनते हैं, क्यों वो माइक्रोब्स को मारते हैं, तो ये भी आपको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। बहुत सारे हम लोग केमिकल्स हमारे घर में लेके आते हैं, जैसे आपके घर में अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो शुगर फ्री एक आता है। ओके, शुगर फ्री का मतलब क्या, कैसे, मतलब वो स्वीट भी है लेकिन शुगर भी नहीं है, तो ये कैसे हम लोगों को मिलती है? ओके, तो माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत काम के हैं। माइक्रोब्स हम लोग एज अ फूड हम लोगों को मदद करते हैं। अल्कोहल प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, केमिकल्स बना के देते हैं, एंटीबायोटिक्स बना के देते हैं। द वर्क एज अ प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का भी ऐड आता है दोस्तों, है ना, कि वो माइक्रोब्स अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। ओके, तो नेचुरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग फूड डाइजेशन नहीं कर सकते, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में भी इंपॉर्टेंट है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल में भी मदद करते हैं। वो तो हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी देखने वाले हैं, और यहां पे भी देखेंगे कैसे माइक्रोब्स हम लोगों को पोल्यूशन को कम करने के लिए मदद करते हैं। ओके, तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेल बायोलॉजी, और बहुत वास्ट भी है, एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें दो चीजें दी हुई है दोस्तों आपको, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो आज के रिसेंट रिसर्च में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो सेल बायोलॉजी में हम लोग स्टेम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है, क्यों प्रिजर्व किया जाता है? ओके, हम लोगों को 200 से ज्यादा अलग अलग ऐसे डिसीज है जो हम लोग क्योर कर सकते हैं सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखते हैं, और फिर किसी का अगर किडनी फेल हो गया, यानी जिस बच्चे का आप लोगों ने स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसका किडनी फेल हो गया, तो बस एक फोन करके ऑर्डर दे दो, भैया 2 किडनी भेज देना, तो 2 किडनी आ जाएगी, राइट? दिस इज नॉट जोक, लेकिन ये हो सकता है। और ये कैसे होता है कैसे ये काम करता है, ये हम लोगों को यहां पे देखना है दोस्तों। सेल बायोलॉजी में स्टेम सेल्स के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी चीज है बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी तो हम लोग जो प्रॉब्लम में है, यानी कोविड सिचुएशन, तो वैक्सीन जो बनाई गई कोविड की, वो भी किसकी मदद से बनाई है दोस्तों? बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, एग्रीकल्चरल में भी है, एनवायरमेंट के लिए भी है, ह्यूमन हेल्थ में भी है, डायग्नोसिस में भी है। अभी तो आप लोगों को सबको आरटीपीसीआर नाम पता चल गया, बहुत कॉमनली बोल देते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, एंटीजन टेस्ट करना है। ओके, सो व्हाट इज दिस आरटीपीसीआर? ये क्या है? तो ये सारी चीजें जो भी है तो ये आती है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में। ओके,
हम लोगों ने बहुत ऐसे क्रॉप बनाए जो दो अलग अलग क्रॉप के कैरेक्टर्स एक साथ कंबाइन करके, ओके, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीन हम लोग दूसरे में डाल देते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पे हम लोग बहुत इन डिटेल डिस्कस करने वाले कैसे बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन को सपोर्ट करता है, ओके। तो वो हम लोग यहां पे देखेंगे। हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है, और वैक्सीन के बारे में भी हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है, ओके, कि कैसे वैक्सीन ट्रेडिशनली पहले कैसे वैक्सीन बनाए जाते थे और आज बायोटेक की मदद से कैसे वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आएगी दोस्तों सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, ओके। नेक्स्ट आपको एक टॉपिक है दोस्तों सोशल हेल्थ। ये प्योर बायोलॉजी भी नहीं है, ओके, लेकिन बायोलॉजी से बाहर भी नहीं है, क्योंकि 12th में भी आपको थोड़ा सा एडोलसेंस और उसके बारे में जो दिया हुआ है वो इसी टॉपिक से रिलेवेंट करता है। सोशल हेल्थ है ना, हमारे समाज का स्वास्थ्य। तो हम लोग हमारे सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आने वाली है। कैसे हम लोगों ने हमारे से जो बड़े लोग होते हैं उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ओके। हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, कैसे ये प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई है और कैसे हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में आने वाली है सोशल हेल्थ, और कैसे हम लोगों ने खुद को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और एक लास्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है दोस्तों, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ओके। तो डिजास्टर किस प्रकार के हैं, उनके इंपैक्ट हमारे सोसाइटी पे कैसे आते हैं, हमारे देश पे कैसे आते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पे डिस्कस करनी है, ओके। तो डिजास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, हमारी वजह से भी डिजास्टर होते हैं बहुत सारे, ओके। तो जैसे वर्ल्ड वॉर है, दैट इज मैनमेड डिजास्टर, हम लोगों ने वो डिजास्टर क्रिएट किया था, ओके। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर अलग अलग प्रकार के हैं, उनके बारे में हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है, और फिर कैसे हम लोग हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को और हमारे वर्ल्ड को इन डिजास्टर से बचा सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। इसके पहले बहुत सारे डिजास्टर ऐसे थे दोस्तों जो किसी एक देश के लिए मतलब लिमिटेड थे, है ना। किसी देश के किसी एक स्टेट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक हो जाएगा या फ्लड कंडीशन आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट में आ जाएगा, जैसे सुनामी आया था, 2-4 स्टेट में नुकसान हुआ था। कभी कभी वर्ल्ड मतलब वॉर की वजह से पूरे देश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन कोविड का जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा है, ये तो पूरा वर्ल्ड में ये डिजास्टर है, ओके। तो ये डिजास्टर्स कैसे इनको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, कैसे हमारे देश में इसके लिए सिस्टम होता है, तो इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस 2 में आपको ये 10 टॉपिक है, ओके, जिसमें से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, पार्ट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 7 टॉपिक प्योर बायोलॉजी है। सोशल हेल्थ थोड़ा सा बायोलॉजी भी है, थोड़ा सा बाहर का भी है, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट ये एक हम लोगों को, दिस इज साइंस, ये साइंस ही है लेकिन प्योर बायोलॉजी नहीं है, तो ये हम लोगों को डिस्कस करने है। और ये टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसमें फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ओके। नो डाउट दिस इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, दिस इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल सोर्सेस, ओके, दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी, लेकिन इसमें फिजिक्स के कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किए हुए हैं। तो ये आपका साइंस 2 का सिलेबस है। मैंने हर एक टॉपिक के बारे में आपको ये भी बताया, जब हम लोग एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये और ज्यादा अच्छे से आएगा
कि कैसे मैं जो भी एक एक कंसेप्ट बताऊंगा वो कैसे हम लोगों को आगे जाके इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको आपका 10th का जो स्टडी है वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं करना है दोस्तों। तो एग्जाम्स के आगे भी, एग्जाम्स के बाद भी आपको जो प्योर बायोलॉजी का एक जनरल नॉलेज होना चाहिए उसके हिसाब से भी ये सिलेबस है। 11th-12th में जिन लोगों को नीट के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए ये बहुत अच्छा सिलेबस है, क्योंकि यहां पे अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो 11th-12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए आपको ये सिलेबस ऐसे डिजाइन किया हुआ है, सीबीएसई का सिलेबस और ये सिलेबस, यानी नीट के लिए तो पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस है दोस्तों। तो बहुत बार ऐसे होता था कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़े पीछे रह जाते थे, क्योंकि हमारा पुराना जो सिलेबस था वो इतना एडवांस नहीं था, इतना अप्लाइड नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। थैंक यू।